देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारी आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने भी राज्यों को फैक्ट शीट भेज दी है। आपको बता दें, कोरोना वायरस से लड़ाई में अब वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है। इस टीकाकरण अभियान से पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो राज्यों को दोनों टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए एक व्यापक फैक्ट शीट भेजी है, जिसमें वैक्सीन रोल आउट, फिजिकल सस्पेंशन, खुराक, कोल्ड चेन स्टोरेज की आवश्यकताओं, मतभेद और हल्की टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना के बारे में जानकारियां शामिल हैं। साथ ही डज और डोंट्स वाले दस्तावेज को सभी प्रोग्राम मैनेजर, कोल्ड चेन हैंडलर और वैक्सीनेटर के बीच प्रसारित किया गया है। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कहा है कि डूज और डोंट के दस्तावेज के अनुसार टीकाकरण की अनुमति केवल 18 साल से अधिक आयु के लोगों को दी जाती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं और जो अपनी गर्भावस्था को लेकर सुनिश्चित नहीं है और स्तनपान कराने वाली माताओं को यह वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन केवल 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले लोगों को लिए ही है। वहीं वैक्सीन की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों को 14 दिनों के अंतराल से अलग किया जाना है। दूसरी खुराक उसी वैक्सीन की होनी चाहिए जिसमें पहली डोज ली गई थी। वैक्सीन की इंटरचेंजिंग की अनुमति नहीं है। इसी के साथ खास बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से आउटपुट हेड प्रेम जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ तुलिका, मुझे आपकी आवाज। प्रेम जी, किस तरह की तैयारियां हैं कोविड वैक्सीन को लेकर? कल से टीकाकरण शुरू हो रहे हैं कई राज्यों में। देखिए, 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत होनी है। हालांकि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको ये लगना है, खुद डॉक्टर्स और जो सुरक्षा व्यवस्था में तमाम लगे हुए थे राज्यों में, उनको ये लगना है क्योंकि उनकी अहम जिम्मेदारी रही है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि गुजरात में 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाना है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सरकार काफी सतर्क है, इसलिए भी इस अभियान को काफी लंबा चौड़ा स्तर पर जो है तैयार किया गया है। सरकार के 20 मंत्रालय खासतौर पर इस जो कोरोना वैक्सीनेशन ड्राई रन है उसके लिए तैनात किए गए हैं। सबसे अहम बात है कि जितने भी जगह पे कोरोना के वैक्सीन लगाई जाएगी वो सब सुरक्षा व्यवस्था के अंदर में होगी। डबल लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। पहले लेयर में सशस्त्र जो पुलिस वाले होंगे वो होंगे, दूसरे लेयर में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जरूर रहेंगे। साथ ही माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पीएसी लगाई जाएगी तो अन्य राज्यों में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अफवाह भी फैलाई जा रही है कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही है, जबकि भारत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अभी जो ड्राई रन हुए हैं 5 तारीख को, उसमें भी कुछ भी देखने को नहीं मिला है, सिवाय एक जगह जो है एक जो कोरोना पेशेंट था खास तौर पर लखनऊ में, उसे थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। लेकिन उसके बावजूद अब जो है जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का ड्राई रन चलना है, कल युद्ध स्तर पे तैयारी है, जैसे कि राज्यसभा इलेक्शन होते हैं उस तरह की तैयारी सरकार ने की है, जिसके बाद जो मंत्रालय हैं उनकी सीधी देखरेख होगी। प्रधानमंत्री स्वयं देखरेख कर रहे हैं इस चीज की, जिससे जो कोविड का जो नेक्स्ट लेवल है, अभी तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के ऊपर जा रहा है, नेक्स्ट लेवल है जो आम लोगों को लगेगा, उसकी तैयारियां भी सरकार को करनी है, जिससे आने वाले समय में पूरे देश को कोरोना मुक्त किया जा सके। आपको याद होगा कि पोलियो को लेकर के लंबा चौड़ा अभियान चलाया गया, कई सालों तक पोलियो मुक्त भारत का अभियान चलाया गया, जिसके बाद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये माना कि भारत पोलियो मुक्त है। अब भारत में पोलियो के नए केस नहीं आते, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को जाना चाहिए। अब चूंकि कोरोना एक नए चैलेंज के रूप में उभरा है, इसने न सिर्फ लोगों को अपनी चपेट में लिया, बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनकी मौत हुई, न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पे। तो माना जा रहा है कि सरकार इस चेन को तोड़ने की कोशिश करेगी। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भी सरकार काफी सतर्क है। परसों तक जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया था, लंदन स्ट्रेन जिसे कहा जाता है, वो तकरीबन 90 के करीब पहुंच गया था। तो सरकार चाहती है कम से कम एंटीबॉडी जनरेट हो जाए लोगों की बॉडी के अंदर, जिससे पहली जो कोविड वैक्सीन है वो लोगों को मिलना शुरू हो जाए। उनके अंदर एंटीबॉडी अगर बन जाती है तो वो स्थिति नहीं आएगी जो लंदन और अमेरिका में मौजूदा समय में। जी तुलिका, जैसे वैक्सीन को लेकर सियासत भी खूब हो रही है, आपको जैसे पता ही है कि बीजेपी इसमें श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, आपकी क्या राय है इसमें?
देखिए, ये बीजेपी या कांग्रेस का मसला नहीं है, ये राष्ट्र का मसला है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य, खासतौर पे ऐसी महामारी चीन ने पूरी दुनिया में फैलाया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जो मेडिकल एडवांस कंट्रीज हैं, उनमें लॉकडाउन लगा। भारत को लॉकडाउन लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी मेडिकल सुविधाएं इतनी ज्यादा मौजूद नहीं है। और कोरोना की वजह से ही अगले 50 साल के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि गाँव में आज तक मेडिकल सुविधाएं पहुंचना आसान नहीं है। तो माना जा रहा है कि सरकार के पास कई एक ऐसी चीजें शुरू हुई जिनको आगे भविष्य के लिए चुनौती के तौर पर देखा जाएगा। सरकार, ये बीजेपी का अभियान नहीं है, ये सरकार, किसी भी देश के सरकार का अभियान हो सकता है। रशिया में स्पुतनिक जो वैक्सीन है उसका डेवलप किया गया है। उसके हालांकि कुछ नतीजे जो अखबारों और वेबसाइट्स में बताए गए कि नेगेटिव आए हैं, हालांकि उसकी इजाजत भारत में भी दी गई है। लेकिन WHO की सीधी नजर है। खुद चाइना ने, जहां से माना जाता है कि वहां से वायरस निकला था, खुद चाइना ने माना है कि भारत का जो कोविड वैक्सीन है वो काफी सस्ता है और प्रभावशाली है। तो माना जा सकता है कि सरकार की जो कोशिश है वो सभी को स्वास्थ्य पहुंचाने की है। जी तुलिका। जी सर, पहाड़ों पर दूर गांवों में लोगों को परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि आप समझ रहे हैं पहाड़ी इलाकों में लोग मतलब इतना वैक्सीन को लेकर ऊपर तक जाने में, और वैक्सीन अच्छे से उन तक पहुंच पाएगी कि नहीं, आपकी क्या राय है? देखिए, इस मामले में मैं आपको पहले ही बता दूं कि वायुसेना को इसमें इन्वॉल्व किया गया। वायुसेना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वैक्सीन पहुंचाने की जिम्मेदारी वायुसेना को दी गई थी, जिसमें C-70 हरकुलस से लेकर चेतक हवाई जो हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल किया गया है। C-70 हरकुलस जो है वो मालवाहक जहाज है, जो काफी लद्दाख में भी जिसको उतारा गया, बिना रनवे के उतारा गया, युद्धक विमान मालवाहक माना जाता है। तो वायुसेना ने पूरी तरह से कमर कसे ये भारत सरकार के साथ दूर इलाके हैं वहां तक वैक्सीन पहुंचाने की। तो इस मामले में सरकार आश्वस्त है, क्योंकि वायुसेना के साथ साथ सेना, नेवी और एयरफोर्स, ये तमाम जो फोर्सेस हैं वो उन जगहों पे मेडिकल सुविधाएं देंगे जहां पे मेडिकल सुविधाएं पहुंचाना आसान नहीं है, या जहां पे बहुत दूभर स्थिति है, खासतौर पर पहाड़ी राज्य में। भारत का सिर्फ उत्तराखंड ही पहाड़ी राज्य नहीं है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, असम, मिजोरम, और ये सब जो जंगली इलाके हैं जिन्हें रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, उनके दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना है। तो बिना सेना की मदद के ये संभव नहीं है। जी तुलिका। जी बाकी सर, कोरोना टीकाकरण को लेकर अभी तक किन राज्यों में क्या क्या स्थितियां हैं, आप बता सकते हैं? भोपाल, भदोई। देखिए, मध्य प्रदेश से लेकर के केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सब जगह केंद्र और राज्य सरकारों को समन्वय के साथ काम करना होगा, तभी यह टीकाकरण अभियान जो है पूरे देश में 135 करोड़ की जनता तक पहुंच सकेगा। हालांकि सरकार का दावा है कि जिस तरह चुनाव के दौरान पोलिंग बूथों तक लोगों को पहुंचाया जाता है, उसी तरह पोलिंग बूथों जो वैक्सीनेशन बूथ्स हैं वहां तक लोगों को पहुंचाया जाएगा और उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, जिससे इस महामारी से वैश्विक स्तर पर लड़ा जा सके। चीन ने जिस तरह से आर्थिक युद्ध छेड़ा था पूरे विश्व के खिलाफ, अपने आप को जो है आगे रखते हुए, कि उसने सोचा था कि इस महामारी से वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था डगमगा गई, और अंत में जो कहा जाता है कि बैंक यार्ड है चाइना, और चाइना भी ये मान चुका था कि उसका उत्पाद जो है फिर वैश्विक स्तर पर मान्यता पाने लगेगा, और कोई देश जो है कोरोना की चपेट में आया है तो वो अपने उत्पादक क्षमता तो खो ही देगा। लेकिन इसमें वैश्विक स्तर पर कई देशों ने बड़े धैर्य से काम लिया और इसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। भारत ने मेड इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और चाइना बाइकआउट चाइना जैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, जिसका असर साफ तौर पे दिखाई दिया कि दिवाली के मौके पर जो चीन के उत्पाद थे उनको जो है बाइकआउट किया भारत के लोगों ने, जिससे उसका अरबों का जो नुकसान हुआ है। तो जो सरकार है वो आश्वस्त है, इस कोरोना वैक्सीनेशन में कहीं से भी पार्टी, जात, धर्म का जो लवादा है उसको उतार करके देखना होगा, क्योंकि ये लोगों के जीवन बचाने के लिए है, न कि राजनीति करने के लिए, न कि श्रेय लेने के लिए। जी तुलिका। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। खबर हरिद्वार के उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर आचार्य महामंडलेश्वर ने
कैलाश गिरी महाराज निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बन गए हैं। आपको बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े में उनका आचार्य महामंडलेश्वर पद पर धूमधाम के साथ पदाभिषेक किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज समेत सभी 13 अखाड़ों के साधु संत मौजूद थे। पदाभिषेक कार्यक्रम में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी शिरकत की है और कार्यक्रम के दौरान साधु संतों ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ कैलाश नंद गिरी महाराज को चादर उड़ाकर सम्मानित किया और आचार्य महामंडलेश्वर बनने पर शुभकामनाएं भी दी हैं। पट्टाभिषेक कार्यक्रम से पहले कैलाश नंद गिरी महाराज ने रथ पर शोभा यात्रा निकाली है। ये शोभा यात्रा आश्रम दक्षिण काली मंदिर से शुरू हुआ है और निरंजनी अखाड़े पर जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई और कार्यक्रम में मौजूद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि अब से कैलाश नंद गिरी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर होने के नाते निरंजनी अखाड़े में आने वाले नए संतों को संन्यास की शिक्षा और दीक्षा देंगे। वहीं आचार्य महामंडलेश्वर पद पर पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद पर नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि अखाड़ों के पास ये अधिकार है कि वो अपने आचार्य महामंडलेश्वर को पद से हटा सकते हैं। वहीं कैलाश नंद गिरी महाराज ने आचार्य महामंडलेश्वर बनने पर खुशी जताई और निरंजनी अखाड़े की परंपरा को आगे ले जाने की बात कही है। ये निरंजनी अखाड़े का आचार्य श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े का आचार्य पद पर अभिषिक्त किया गया। यह पद अत्यंत गरिमामय पूर्ण है और यह पद गुरुत्व का स्वभाव रखता है, गुरुत्व का भाव रखता है, गुरुत्व का कार्य करता है। मैं कैसे परंपराओं का निर्वहन कर सकूं, उसको लेकर के मैं कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में वेद, न्याय, संस्कृति, दर्शन और वेदांत का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं कटिबद्ध रहूंगा और हम इस परंपरा को लेकर के कैसे दुनिया में जा सकें, हम उसके लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। आज प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज को निरंजन पीठाधीश्वर की उपाधि दी गई। पंचायती अखाड़ा से निरंजनी के पंच परमेश्वरों ने उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर पद पे पट्टाभिषेक किया। आज से हमारे वो आचार्य महामंडलेश्वर हैं। खबर उत्तराखंड के बाजपुर से सामने आ रही है, जहां ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बाजपुर के बांसखेड़ी गांव के लोग सड़क के कारण लंबे समय से परेशान थे। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से सड़क निर्माण को लेकर गुहार भी लगाई, लेकिन ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। आपको बता दें, जिससे परेशान होकर अब ग्रामीणों ने चंद के पैसे जुटाकर खुद ही सड़क निर्माण शुरू कर दिया। साथ ही रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें, गदरपुर विधानसभा के बांसखेड़ी गांव में 1000 लोग रहते हैं। जो रास्ता लोगों के आने जाने के लिए बना हुआ है वो पिछले 5 सालों से खराब पड़ा हुआ है। ग्रामीण कई बार मामले को लेकर नेताओं और मंत्रियों के दरवाजों पर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जब सभी लोगों ने ग्रामीण की मांगों को अनसुना कर दिया तो ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा करके सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें, मामले को लेकर जब उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री राजेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की बात भी कही। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने चंदे के पैसे से सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। बाजपुर के बांसखेड़ी गांव के लोग जर्जर सड़क के कारण लंबे समय से परेशान थे। अब ग्रामीणों ने खुद से एक्शन लिया है कि वह खुद से सड़क निर्माण करेंगे। उन्होंने कई बार प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, जिससे परेशान होकर अब ग्रामीणों ने चंदे के पैसे को खुद ही सड़क निर्माण शुरू कर दिया है। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने नारा लगाया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ये गांव बांसखेड़ी है और ये उसको बरैनी रोड को लिंक करती है ये रोड। तो हमें मतलब 5 साल से हम परेशान, हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ गिर गिर के सड़क पे परेशान होते हैं, साइकिल चला के स्कूल को जाते हैं। और हम 5 साल से जनप्रतिनिधियों को कहते कहते थक हार गए। आखिर में हमने ये
लिया कि भाई खुद चंदा इकट्ठा करके इस रोड को जो है बराबर कर दिया जाए। बाकी ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते। आप हाल देख ही रहे हो क्या रोड पे, कोई पैदल नहीं निकल सकता। मोटरसाइकिल कार तो बड़ी दूर की बात है, कोई पैदल नहीं निकल सकता रोड पे। ये कोई हाल है रोड का? क्या का वोट नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे वोट इनको। अरे आप देख रहे हो ट्रैक्टर के पीछे किराया जोड़ा पड़ा, जेसीबी सामने खड़ी हुई है, चल रही है, मजबूरी है, क्या कर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से सामने आ रही है, जहां ग्रामीण जर्जर सड़क से परेशान हो गए हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर गढ़वाल से 10 किलोमीटर दूर गहर बुढ़ाड़ी मोटर मार्ग जर्जर अवस्था में है, जिसकी वजह से आए दिन वाहन चालकों के मन में सड़क हादसे का डर बना रहता है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही लोगों का कहना है लोक निर्माण विभाग के दुर्मुल रवैये के कारण ये सड़क अभी तक बनकर तैयार नहीं हो सकी। आपको बता दें कि सड़क के चौड़ीकरण का काम लंबे समय से किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें समय पर कार्य पूरा न होने के कारण लोगों को रास्ते पर उड़ रही धूल की परेशानी से दो चार होना पड़ता है। आपको बता दें ग्रामीणों की माने तो कई बार मामले को लेकर वन विभाग से लिखित शिकायत की जा चुकी है, लेकिन विभाग ने ग्रामीणों की बात को अनसुना कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को आए दिन सड़क हादसों का डर सताता रहता है। श्रीनगर गढ़वाल से 10 किलोमीटर दूर गहर बुढ़ाड़ी मोटर मार्ग जर्जर अवस्था में है, जहां की सड़क इतनी खराब है कि लोगों को आए दिन हादसों का डर बना रहता है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली को लेकर सवाल भी खड़े किए। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग दुर्मुल रवैये के कारण ये सड़क अभी तक बनकर तैयार नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि सड़क के चौड़ीकरण का काम लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन समय पर काम पूरा न होने के कारण लोगों को रास्ते पर उड़ रही धूल की परेशानी से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो कई बार मामले को लेकर विभाग से लिखित शिकायत की जा चुकी है, लेकिन विभाग ने ग्रामीणों की बात को अनसुना कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को आए दिन सड़क हादसों का डर सताता रहता है। ये मिट्टी जमी हुई है, इसमें कई बार विभाग को सूचित करने पे भी विभाग जो है अपनी मनमानी कर रहा है। पानी नहीं आ रहा। कई बार हमने शिकायत कर दी कि यहाँ टैंकर लगाओ, लेकिन विभाग बोल रहा हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि दिक्कत ये है कि कई बाइक यहाँ पे फिसल जाती है, कई गाड़ी वालों को समय से चोटें लगी लड़कों पे, लेकिन ये जो है अभी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी तक जो है कोई कार्रवाई तरीके से नहीं हो रही। जो एक महीने से लगातार यहाँ पे डंपर और जेसीबी मशीन लगी हुई है और ठेकेदार द्वारा जो है वहाँ पे वो मरम्मत सफाई काम किया जा रहा है। आपको इस संबंध में अगर मैं अपने विचार रखूँ तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो ये कटिंग का था ये पूर्व में हो चुका था, लेकिन उसके पैरेलल ऊपर एक सड़क और बनी है जो कि वहाँ के हमारे भाजपा के नेता माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा पैरेलल बनाई गई हो। खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर लघु व्यापारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें मानव श्रृंखला बना के लघु व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। रोड़ी बेलवाला इलाके और गंगा घाटों पर पूर्व घोषित चिन्हित वेंडिंग जोन में लघु व्यापारियों को स्थापित किए जाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें मामले को लेकर लघु व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। विष्णु घाट पुल से गऊ घाट पुल तक गंगा किनारे लघु व्यापारियों ने नगर निगम और मेला प्रशासन से गंगा घाटों पर लघु व्यापारियों को स्वतंत्र रोजगार की अनुमति देने की मांग की है। आपको बता दें रोड़ी बेलवाला में 2012 में जिलाधिकारी ने 600 स्ट्रीट वेंडर्स की क्षमता का वेंडिंग जोन चिन्हित किया था और साल 2018 में नगर निगम के सर्वे के दौरान 735 रेड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण नगर निगम में किया था, लेकिन पंजीकरण की कार्रवाई के बाद भी रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को दर दर भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें गंगा किनारे मानव श्रृंखला बनाकर लघु व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। रोड़ी बेलवाला इलाके और गंगा घाटों पर पूर्व घोषित चिन्हित वेंडिंग जोन में लघु व्यापारियों को स्थापित किए जाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर लघु व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। विष्णु घाट पुल से गऊ घाट पुल तक गंगा किनारे लघु व्यापारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लघु व्यापारियों को स्वतंत्र रोजगार की अनुमति देने की मांग की जा रही है। आपको बता दें रोड़ी बेलवाला में 2012 में जिलाधिकारी ने 600 स्ट्रीट वेंडर्स की क्षमता का वेंडिंग जोन चिन्हित किया था।
मदन कौशिक जी को भी दिया और हमने सांसद जी को भी अपनी भावनाओं से अवगत कराया। और सिस्टम में भी हमने जिलाधिकारी महोदय को, मेलाधिकारी महोदय को अपनी भावनाओं से अवगत कराया। जहां एक और भारत के प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत हरिद्वार के अंदर जो रेहड़ी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है, इस रोड़ी वेल वाला क्षेत्र और समस्त घाटों पर जो अपना कारोबारी है, हम अपनी पुणे मांग को दोहरा रहे हैं कि जो हमारा 600 का वेंडिंग जोन 2012 के अंदर पास किया गया, उस वेंडिंग जोन को घोषित किया जाए। खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है। आपको बता दें, उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया गया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में विश्व स्तरीय औषधि पादप महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसे ग्रीन कुंभ का नाम दिया गया है। वहीं आपको बता दें, आयोजन की तैयारियों को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मामले को लेकर पहले भी वन और आयुष मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात की थी और कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जानकारी भी दी थी। आपको बता दें, औषधि पादप महाकुंभ अप्रैल महीने तक चलेगा, जिसमें पादप औषधि के रोपण, स्वास्थ्य शिविर, गंगा शोधन व सर्वधन रेडियो वार्ता, औषधि पादप पर चर्चा और वेद और योग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने औषधि पादप कुंभ को उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय बताया। आपको बता दें कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में विश्व स्तरीय औषधि पादप महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसे ग्रीन कुंभ का नाम दिया गया है। आयोजन की तैयारियों को लेकर जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मामले को लेकर पहले भी वन और आयुष मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात की थी और कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जानकारी भी दी थी। औषधि पादप महाकुंभ है, उसका उद्घाटन समारोह था हमारा। आज से हम औषधि महाकुंभ की जो क्रियाकलाप हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हमने जो हमारे दीनदयाल जी हैं और हमारे साथीगण हैं, सभी ने बहुत हवन करके उसकी शुरुआत की है। और कई सारे लोग जो विद्वान जन थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, क्योंकि कोरोना ने अभी हमें और भी ज़्यादा थोड़ा सतर्क रहने के लिए ऐसा है चल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को थोड़ा सा सीमित ज़रूर किया है, लेकिन इसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखेंगे हमने वर्चुअल लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक इसको पहुंचाया है। और सिंस ये 4 महीने तक चलने वाला प्रोग्राम है, तो मुझे लगता है कि लोग जुड़ेंगे और उनको इससे ज़रूर मुझे देवभूमि मंथन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल AV स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।